तो हमारे बीच पूर्ण प्रसून बाजपेयी हैं, जो आपके बीच हैं, जो बहुत बड़े और बहुत महान पत्रकारों में से एक माने जाते हैं। आप उनके इस विचारों को सुनें और उस पे आप खुद आंकड़ा लगाएं कि हमारे देश में क्या घमासान मचा है। अजित पवार ने अमित शाह को क्या कहा है, अमित शाह ने अजित पवार को क्या कहा है, आप खुद सुन लें और उसका संक्षेप में खुद आप एक निष्कर्ष निकालें। की बैठक में जो हुआ उससे पहले हमें लगता है इस देश के भीतर के उस टकराव को समझ लीजिए। ऐसी परिस्थिति नीति आयोग तक क्यों पहुंची जब ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि वह 5 मिनट भी बोल नहीं पाई, उनका माइक बंद कर दिया गया। तो उससे पहले हमें लगता है दिल्ली छोड़िए, मुंबई चलिए। मुंबई के करीब पुणे शहर में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी या भ्रष्ट नेता कोई है तो वो शरद पवार है। और लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में सबसे दबंग नेता को निशाने पर जिस तरीके से अमित शाह ने लिया है वो अमित शाह की ताकत है। क्योंकि इससे पहले कोऑपरेटिव घोटाले में शरद पवार से भी पूछताछ हुई, उनके भतीजे से भी पूछताछ हुई, भतीजे के परिवार वालों से भी पूछताछ हुई। परिवार वाले और भतीजों को मुक्ति मिल गई जब वह बीजेपी के साथ खड़े हो गए, एनसीपी टूट गई। लेकिन शरद पवार ने कल एक झटके में कह दिया कि इस देश के भीतर में देश का गृह मंत्री वो शख्स है जो गुजरात से तड़ीपार किया गया और उसको गुजरात छुड़वाना पड़ा, अदालत के जरिए उसको छुड़वाना पड़ा, क्योंकि वहां पर वह प्रभावित कर रहे थे उन केसों को लेकर जो उन पर लगा था। यानी फाइलें अगर खोलिएगा तो गुजरात दंगों से लेकर सोहराबुद्दीन का जो इनकाउंटर हुआ वहां तक बात आती है। और इस देश के गृह मंत्री अगर सीधे तौर पर शरद पवार जोड़कर यह सवाल उठा रहे हैं तो एक पन्ना और खोल लीजिए। इस देश में अमित शाह की मानहानि को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। उन चारों मुकदमों में सोहराबुद्दीन केस का ही जिक्र है। और इस बात को 2024 से पहले जब राहुल गांधी ने कहा तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया, जो 4 अलग अलग जगहों पर है, जिसका जिक्र हमने कल किया था। लेकिन आज उसको कहीं ज्यादा तीखे तरीके से शरद पवार ने जब कल इस बात का जिक्र किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार से कहा गया कि बीजेपी कह रही है कि आप जिन बातों का जिक्र करते हैं वह तो सूरज को दिए दिखाने के समान है, तो शरद पवार का जवाब था ऐसे बहुत सारे दिए हमने यहां की जेल में देखे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस बार कोई मानहानि का केस शरद पवार के खिलाफ नहीं लगा। और शरद पवार ने भी जब उन्हें करप्ट कहा गया तो उन्होंने भी कोई मानहानि का मुकदमा नहीं ठोक दिया। यानी राजनीतिक तौर पर बिल्कुल 36 के आंकड़े के साथ आमने सामने भारत की राजनीति, मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जो है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चुनाव सामने हैं। बीजेपी चाहती है कि वहां पर किसी भी तरीके से अब उसे सीधे वहां के लोगों को प्रभाव में लेना होगा, नेताओं को प्रभाव में लेना होगा। इसीलिए उन्होंने ये चोट की और उसका जवाब इस तरीके से आएगा जो गुजरात की पुरानी फाइलों को अगर खोलना शुरू कर दे तो एक झटके में उसकी आंच दिल्ली की सत्ता तक पहुंच जाएगी। तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई? और राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र 2024 से पहले कर रहे थे, 2024 के चुनाव के बाद क्या इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में यह ताकत आ गई, यह हिम्मत आ गई और अब लड़ाई सीधी है? तो हमें लगता है 2 हिस्से इसके सुन लीजिए। एक तरफ चंद दिनों पहले अमित शाह ने क्या कहा और कल शरद पवार ने क्या कहा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जो आज देश है होने इसका अच्छा नहीं है कि जब गुजरात से वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको गुजरात से तजुर्बा किया। जो आदमी
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बात किया था, वो आज देश की रक्षा करने के या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय। अगर ध्यान दीजिए तो पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया गया, और वह भी तब जब वो राजनीतिक तौर पर गृह मंत्री इससे पहले भी थे और गृह मंत्री इस दौर में भी है। ईडी सीबीआई की मौजूदगी उस दौर में भी थी, इस दौर में भी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर जनता के बीच सरकार की साख चली जाए तो उसके बाद विपक्ष की राजनीति का मिजाज कैसा होता है, शरद पवार ने इसको दरअसल बतला दिया। लेकिन इसके आगे का सवाल है कि दिल्ली में हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने और कोई कुछ कह नहीं सकता है, यानी बीजेपी के भीतर भी, बीजेपी के सहयोगियों में से भी और विपक्ष में खड़े इंडिया गठबंधन में से भी। लेकिन अब अगर कह दिया गया तो इसका असर दिल्ली पर तो पड़ना ही था और दिल्ली पर पड़ा ही। और शायद इसीलिए नीति आयोग की आज जब बैठक हो रही थी, हालांकि उससे पहले 8 राज्यों के मुख्यमंत्री ने कह दिया था हम नहीं आएंगे और वो शामिल नहीं हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा वो शामिल होंगी। अपने राज्य की मौजूदगी वो कराना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि राज्य की आर्थिक मालिक हालिक क्या है और नीति आयोग इसको लेकर इस बात का जिक्र करे अपनी बैठक में। यही सोचकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और नीति आयोग की सभा में आज शामिल हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। यानी नीति आयोग से जुड़ा हुआ वो महत्वपूर्ण कैबिनेट पूरे तरीके से मौजूद था। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिसमें बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन खुले तौर पर इससे पहले कह दिया गया था कि कांग्रेस शासित जो कर्नाटक है उसके मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे और इन सब के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी नहीं आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा था वो जरूर आएंगी, लेकिन इसके अलावे जो अलग अलग राज्यों की जानकारी जब निकल कर आकर क्या बीजेपी मान रही है कि 10 बरस में उसकी उम्र पूरी हो चली है और इन्हीं परिस्थिति को समझते हुए अब चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ध्यान दीजिए इनके तेवर और इनके शब्द सीधे तौर पर अब उस जगह चोट करते हैं जो केंद्र की नीतियां हैं। मोदी सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रहे हैं उस पर सीधे चोट कर कर बताने से अब कोई हिचक नहीं रहा है कि बीते 10 बरस में इस देश के भीतर में किस तरीके से राजनीतिक बंटाधार करते करते आपने इस देश की इकोनॉमी तक से खिलवाड़ किया और इकोनॉमी को साधने के लिए जो योजनाएं लेकर आई उससे जनता के पास कुछ भी नहीं बचा, ना नौकरी बची, ना महंगाई कम हो पाई। टकराव की यह बिसात और इसकी उम्र महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणामों पर टिकी है। इसीलिए सिर्फ इंतजार कीजिए, 3 महीने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।